जजेस की अपॉइंटमेंट कब होती है, कब कैसे जरूरत महसूस होती है और ये अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या है या सिलेक्शन किस तरह से होती है कि किन को लगाना है? ये स्वाबदीद है चीफ जस्टिस की। और चीफ जस्टिस बुनियादी तौर पे ये वो जुडिशल कमेटी के नहीं जाता मामला। वो लोड देखते हैं कितना है। लोड अगर ज़्यादा है तो वो एडहॉक जजेस, रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से रख सकते हैं। लेकिन एजाज साहब, ये लोड तो हर वक्त होता है, लेकिन हम देखते हैं कि 2015 से लेकर अब तक जो अपॉइंटमेंट है एडहॉक जजेस की वो नहीं हुई है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है फिर? जी, इसकी वजह यह है कि जजमेंट एक सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस केस में थी उसमें इसको डिस्करेज किया गया था, इस प्रैक्टिस को, कि नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि ये स्वाबदीदी एक आ जाता है मामला, और स्वाबदीदी मामलात में जो अदालतें हैं और सुप्रीम कोर्ट का व्यू जनरली, और आज से नहीं 100 साल से, हमारे सुप्रीम कोर्ट बनने से पहले इंडियन फेडरल कोर्ट के वक्त से ये जो स्वाबदीदी मामलात है उनको रिस्ट्रिक्ट करने, स्वाबदीद को रिस्ट्रिक्ट करने के हक में होती हैं अदालतें, और उसको स्ट्रक्चर भी करने में कि ये अगर यही जज अपॉइंट हो उस प्रोसेस से जिससे दूसरे जज पर यंगर जजेस इनिशियली अपॉइंट होते हैं, तो उसके पे कोई ख़ास कदगन ना लगाई जाए उस प्रोसेस पे और जजेस पे। पर चूंकि स्वाबदीदी तौर पे चीफ जस्टिस लगा सकते हैं एक टेम्पररी मुद्दत के लिए, तो इस स्वाबदीद की वजह से इसको डिस्करेज किया जाता है। तो एजाज साहब, आप इस वक्त इस अपॉइंटमेंट को या सिफारिश को कि 4 जजेस को लगाया जाए सुप्रीम कोर्ट में, कैसे देख रहे हैं? ये जो एडहॉक जजेस आते हैं, और कई दफ़ा बड़े सीनियर जजेस एडहॉक जजेस हुए। ये इसमें तारिक मसूद साहब सीनियर प्यूनी जज थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस रह चुके थे। जो एक बड़े सीनियर प्रोमिनेंट जज थे वो खलीलुर रहमान रमदे साहब, जिन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को उस बेंच को ऐड किया जिसने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बहाल किया, और वो फुल कोर्ट बेंच था, बहाल किया। उन्होंने एडहॉक सर्विस ले ली और वो जूनियर मोस्ट सीट पे आ जाते हैं। इसमें बदकिस्मती ये है कि जो ये सीनियर मोस्ट पोजीशन पे जज साहब है रहे हैं, जिस तरह तारिक मसूद साहब रहे हैं, अब ये बैठेंगे तो ये जूनियर मोस्ट जज की कुर्सी पे बैठेंगे। पर बहरहाल ये उनकी अपनी चॉइस होती है, अगर उनको चीफ जस्टिस साहब ये मौका दें। कुछ जजेस इनकार कर देते हैं, मेरा ख्याल है मशीर आलम साहब ने इनकार कर दिया है, उनको भी ये पेशकश हुई कि वो एडहॉक जज हो जाए। ये 2-3 मान गए हैं। अब ये पता लग जाएगा 1-2 दिन में कि क्या हकीकत है। लेकिन सर, इसमें एक जो मकबूल बाकर साहब का भी चूंकि नाम आया है और वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और किसी पॉलिटिकल केस में, क्योंकि इस वक्त अदालतों के अंदर 2008 के जो इंतखाबात, 2024 के जो इंतखाबात है 8 फरवरी के, उसके भी केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास आ रहे हैं, तो खुद चीफ मिनिस्टर रहे होंगे मकबूल बाकर साहब, और वो फुल कोर्ट में भी अगर बैठते हैं, तो ये किस तरह से मामला फिर आगे चलेगा? देखिए, ये एडहॉक जो जजेस होते हैं इनको प्रैक्टिस के तौर पे मेजर केसेस में नहीं बिठाया जाता, और ये बेसिकली है कि वर्कलोड है उसको कम किया जाए, और जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं वो फुल कोर्ट में बैठ तो सकते हैं। जज वो अपनी सीट पे, सबसे जूनियर सीट पे
बैठेंगे फुल कोर्ट में, वो भी एक ज़रा आंख को भाती नहीं वो बात, पर बैठ सकते हैं उसके लिए। और हकीकत में एक और लिहाज से ये 11-3 का फैसला है, 11-2 का फैसला है। 11-2 का इसलिए है कि जो 3 और जजेस हैं 8 के अलावा, जिन्होंने राउंडली कंडेम किया इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन की जो सारी कार्रवाई और जिस तरह उसने कार्रवाई की है, जिस तरह उसने एक पार्टी को के कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, और इस पे बड़ा उन्होंने लिखा है और बड़ा ज़ोरदार तरीके से 11 जजेस ने कंडेम किया इसको। और जिस तरह उसने सिंबल ले लिया, जिस तरह उसने पार्टी कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कर दिया, और ये बहुत से ऐसे मामलात जिस पे इलेक्शन कमीशन की बड़ी तनकीद हुई है, और वो 11 जजेस हैं जिन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को इस केस में वो गलत और खिलाफ कानून करार दिया है। तो एक लिहाज से ये 11-2 का है। सही है, लेकिन सर जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं एतजाज़ साहब, उस पर जनरली जो हुकूमत की तरफ से क्रिटिसिज्म हो रहा है वो 2 नुकात पर हो रहा है। वो एक तो वो कहते हैं कि जी वो चीज़ तहरीक इंसाफ को दी गई जो मांगी ही नहीं गई, बिना मांगे उनको इंसाफ दे दिया गया। और दूसरा वो कहते हैं कि जी 15 दिन कहाँ से आ गए, ये तो बुनियादी तौर पर होते भी तो 3 दिन होने चाहिए थे, 15 दिन तो कहीं पर है ही नहीं तहरीरी तौर पर, ना आइन में कानून में। आप इन दोनों जो एतराज़ात हैं इसको कैसे देखते हैं? देखिए असद, पहली तो बात यह है कि देखना है कि क्या जो, और ये इस बात असल कंट्रोवर्सी ये थी, मुस्लिम लीग नवाज में एक बड़ी सलाहियत है कि जो असल बात है उससे वो दीगर मामूर पे तवज्जो ले जाते हैं। आजकल उनकी तवज्जो हटाने की कोशिश ये है कि फॉर्म 45 पे लोगों की नज़र ना जाए और उसको वो भूल जाएं कि फॉर्म 45 में उन्होंने और उनके लिए कितना फ्रॉड हुआ है और किस तरह हारे हुए कैंडिडेट्स को जिताया गया है और जीते हुए कैंडिडेट्स को हरा दिया गया है। ये तवज्जो हटाओ तरीका है, और इसमें ये भी तरीका तवज्जो हटाओ का है कि असल बात देखनी है, किसी को फ़ायदा होता है, किसी अलिफ को होता है, बे को होता है, जीम को होता है, दाल को होता है। देखना है कि क्या जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो कार्रवाई की है वो दुरुस्त की है या वो खिलाफ कानून है। अब इलेक्शन कमीशन के से जो खिलाफ कानून बात आई, जिसका फ़ायदा पीटीआई को मिला, किसी भी पार्टी को मिलता वो हिस्सा जिसका बनता था उसको मिलना था, चाहे वो पार्टी होती ना होती, और चाहे 15 दिन देते या 3 दिन देते या महीना देते। वो असल में जो इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना था कि आर्टिकल 17 जो आर्टिकल एक फंडामेंटल राइट है उस पर अमल दरामद हो। उस पर अमल दरामद किस तरह नहीं किया खुद इलेक्शन कमीशन ने, कि आर्टिकल 17 कहता है आप किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। ये हर शहरी को इख्तियार देता है कि वो राइट देता है कि वो किसी भी जमात में शामिल हो जाए या और टू जॉइन और फॉर्म एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब 175 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है, और जाहिर है टीटीपी में तो शामिल नहीं हो सकते, वो तो बैंड पार्टी है, लेकिन 175 वैलिड रजिस्टर्ड पार्टीज है। अब इलेक्शन कमीशन क्या कहता है उनको, जो इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनको कहता है कि आप सिर्फ उस पार्टी में को जा सकते हैं जिसने कंटेस्ट किया इलेक्शन, कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी। ये कहाँ से लाते हैं? वो लाते हैं सेक्शन ये वो जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उससे। अब इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 175 पॉलिटिकल पार्टी में आपका इख्तियार और हक है। आप कहते हैं नहीं है 150 में आज से आप गिन ले सकते हैं। तो खुद
ये रिस्ट्रिक्शन जिसने कंटेस्ट किया हो इलेक्शन, अब वो चाहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आउट ऑफ दी 150 कर दें, 175 में निकाल दें, क्योंकि उसने कंटेस्ट नहीं किया इलेक्शन और उसका कोई मेंबर भी नहीं है। अब वो जो मेंबर है इंडिपेंडेंट मेंबर, मसलन मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मैं कहता हूँ जी ये जो 150 आपकी पार्टीज है जिसमें से आप मुझे कह रहे हैं कंटेस्ट करो, और वो एक्ट के मुताबिक मुझे इख्तियार है 175 में से चूज करने का, इन 150 में से मुझे कोई पसंद ही नहीं है, मैं उनको नहीं उनके साथ शामिल होना चाहता हूँ। मैं तो शामिल होना चाहता हूँ लेट्स से सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, और सोशलिस्ट पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, पर ना उसने इलेक्शन लड़ा है ना उसका मेंबर है, ये मुझे उधर नहीं जाने देते। मैं अगर हम 40 इंडिपेंडेंट हैं और 40 के 40 हम कहते हैं हम सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, आर्टिकल 17 कहता है जाओ शामिल हो, सेक्शन एक्ट कहता है नहीं शामिल हो सकते। अब एक्ट तो सबसर्विएंट टू दी सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इस वक्त हम 40 इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो एक पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाती है, वो खुद इस हमारे ज्वाइन करने से वो पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाती है। इसको इलेक्शन कमीशन रिकग्नाइज नहीं करता और इसकी बदौलत वो एक जमात को एक्सक्लूड कर देता है, उसके मेंबर उसके कैंडिडेट्स को कहता है आप इंडिपेंडेंट हैं, आप सिंबल भी नहीं ले सकते, आप इंडिपेंडेंट भी हैं। तो देखना अदालत ने पहले तो ये है कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है कि नहीं, ये देखने चली थी अदालत, और यही उसने देखा, उसके इस नतीजे पे पहुंची है कि बिल्कुल लग़्व था और उसी की बुनियाद पे फैसला हुआ है जो फैसले। बिल्कुल ठीक। जी हाँ।